बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MIM न्यूज़ से इफ्तिखार सिद्दीकी आज अपने प्रोग्राम कानूनी हैसियत, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की कानूनी हैसियत पे हम बात करेंगे। मेरे साथ मुल्क के माए नाज़ वकील जनाब नासिर मोहम्मद साहब तशरीफ़ रखते हैं। ये आज हमें बताएंगे कि क्या क्या ऑप्शंस रह गए हैं और क्या क्या होना है सुप्रीम कोर्ट में पीर के दिन। तो आइए अब हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। नासिर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। नासिर भाई, आज हमने आपको इस वजह से ज़हमत दी है कि ये जो कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मसाइल चल रहे हैं, तो उस पर आपसे कानूनी राय ली जाए। क्या आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब के पास अब क्या ऑप्शंस रह गए हैं कि पीर के दिन वो क्या कुछ कर सकते हैं? चीफ जस्टिस साहब के पास ऑप्शन तो काफ़ी सारे हैं उनके पास। तो अभी तो फ़िलहाल वो जो है 3 जजेस का ही जो बेंच है जी वो उसी के साथ जा रहे हैं। पहले ये बेंच था 9 रुकनी, तो उसमें में से पहले 2 जज जो हैं वो रिफ्यूज़ कर गए थे, मतलब उन्होंने बेंच में शामिल नहीं हुए। उसके बाद 2 मज़ीद जज थे, वो भी रिफ्यूज़ कर गए। तो अब उसके बाद मज़ीद 2 जज हैं, जस्टिस जमाल मियाँ बंदोखेल और अमीनुद्दीन खान, वो भी रिफ्यूज़ कर गए। तो अब ये बेंच सिकुड़ के जो है 3 रुकनी रह गई है। जी जी तो अब ये है कि चीफ जस्टिस साहब के पास तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन मौजूद है। जी उन्होंने पीर के दिन जो है सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी ख़जाना, उन सबको बुलाया, अटॉर्नी जनरल को बुलाया हुआ है। तो अब ये है कि बाकी ये है कि उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है, डिमांड है काफ़ी लोगों की जी कि फुल कोर्ट बनाया जाए। जी जितने भी 16 जज हैं पूरे मुकम्मल सुप्रीम कोर्ट के, वो तमाम जो है वो बेंच का हिस्सा बने और इस केस को वो सुने। तो चीफ जस्टिस साहब पर काफ़ी 3 साल से काफ़ी ये प्रेशर रहा है कि वो फुल कोर्ट बनाएं, लेकिन फुल कोर्ट जो है 3 साल से नहीं बनाया गया। तो अब ये है कि बाकी जो उनके नाक़दीन हैं, उनका नुक्ता नज़र ये है कि शायद ये बेंच फिक्सिंग कुछ हो रही है। और जो सेकंड सीनियर जज हैं जस्टिस फाइज़ ईसा, उन्होंने भी ये कहा है, जिक्र किया है, रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट है उसको बुला के पूछा था, एक नोटिस भी दिया था कि मखसूस बेंच क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि उनको किसी भी अहम फैसले में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को शामिल नहीं किया गया पिछले 3 साल से। तो उसके बाद जो थर्ड सीनियर मोस्ट हैं उनको भी शामिल नहीं किया जा रहा। तो अब ये है कि इस तरह के ऑप्शन है कि वो 3 जज जो अभी रुकन ये बेंच रह गया है, इसके साथ ही इस केस को सुने, या वो तमाम जो 16 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसका फुल कोर्ट बना के और उससे कोई डिसीजन जी नासिर भाई, आज अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो है तमाम जजेस को, जो रजिस्ट्री में बैठते हैं यहाँ हमारे सब जगह पे, जो मुल्क के दूसरे हिस्सों में हैं, उन्हें सबको कॉल कर लिया है। पीर के दिन सुबह 15 जजेस को पूरों को बुला लिया है। तो इससे कुछ आपकी बात जो है उसको तक़वियत पहुँचती है कि शायद वो फुल बेंच बना लें। तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि बना सकते हैं? हाँ, वो तो जब चाहे वो बना सकते हैं, वो तो किसी भी वक्त, क्योंकि ये बेंच तो वैसे टूट चुका है। जी अगर एक बेंच सुप्रीम कोर्ट बनाती है, तो अगर 5 रुकनी बना है, तो उसमें से एक जज भी जो है वो अगर माजरत कर लेता है, जी जी तो वो बेंच जो है ख़त्म हो जाता है। अच्छा फिर चीफ जस्टिस जो है वो दोबारा कॉन्स्टिट्यूट करता है एक नया जज, या उन्हीं जजों पे करते हैं जो 4 हैं। अगर एक गया तो किसी दूसरे को उसमें जो है शामिल कर लिया जाता है। तो चीफ जस्टिस के पास तो ये राइट मौजूद है कि वो किसी भी वक्त फुल कोर्ट भी बना सकते हैं, इनके साथ भी जा सकते हैं। और अगर नासिर भाई फ़र्ज़ कीजिए ये 3 जजेस जो रह गए हैं, इनका ये कोई फ़ैसला देते हैं पीर के दिन, तो क्या ये सबको काबिल कबूल होगा? जैसे आज जो पीडीएम की जमातें हैं तमाम, उन्होंने जो है कहा है कि अभी हम कबूल नहीं करेंगे। तो इसके अलावा जो है पूरे मुल्क में जो है 14 बार कौंसल्स हैं, जो बड़ी बार कौंसल्स हैं बड़े शहरों की, उसमें से जो हैं 12 वो ऑलरेडी कह चुकी हैं कि भाई फुल कोर्ट बनाया जाए। तो अब ये है कि जिस तरह तमाम जो मुखालिफ जमातें हैं उनका इत्तेहाद पीडीएम है, तो वो पीडीएम की तमाम जमातें जो हैं वो यही कह रही हैं कि अगर ये 3 रुकनी बेंच ने कोई फैसला किया तो वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। तो जो पहले आज ही उन्होंने ऐलान कर दिया है, तो ज़ाहिर बात है फिर तो ये क्राइसिस बढ़ेगा और जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगी, जो अनसॉल्वेबल हो जाएंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ा मसला होगा, सॉल्व कैसे किया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू पैदा हो जाएगा। अभी जो तफरीक है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, तफरीक बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। जी अब ये 3 जजेस जो हैं वो एक तरफ हैं, और बाकी जो जजेस हैं उनकी राय अभी तक ही नहीं गई है, पता नहीं चला। पता ही नहीं है क्या है उनकी राय, इस मसले पर है क्या। तो सही बात है कि अगर फुल कोर्ट बन जाता है तो उनकी राय भी
शामिल हो जाएगी कि भाई वो क्या चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो सुनने में आ रही है वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजा जा सकता है। रेफरेंस भेजने का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास होता है। अच्छा, अगर वफाकी हुकूमत जो है वो चाहे तो वो रेफरेंस भेज सकती है, सब बना के सदर को भेजेगी, सदर आगे जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो रेफरेंस भेज देता है। अच्छा, सदर को इख्तियार है कि वो भेजेंगे ना मतलब भेजें। वो एडवाइस देती है वफाकी हुकूमत। अच्छा, वफाकी हुकूमत है वो देगी सदर को एडवाइस अच्छा, अच्छा, कि भाई हमने रेफरेंस बनाया, ये मतलब जो भी है उनके खिलाफ जो है जिसे भी कहने हैं जो एलिगेशन है जो भी है, तो सदर को भेजेगी, सदर फिर आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जी, जी। वो रेफर करता है। उससे जो है फिर फुल को अगर जैसे फुल कोर्ट का है, अगर फुल कोर्ट अगर बैठ जाए तो इससे ये तमाम मसला जो है बहुत पहले हल हो जाएगा। सही। अगर पहले बना दिया जाता तो अगर फुल कोर्ट बैठती है, अगर फुल कोर्ट बैठ के अगर वो कहती है कि भाई 90 दिन भी नहीं, अभी आप कल ही इलेक्शन कराएं, तो फिर तो सबको मानना पड़ जाएगा। अच्छा, अब मसला ये है ना कि इस वक्त जो है 5 जजेस जो हैं वो तो खुल के तकसीम उनकी नज़र आ गई है। उन्होंने अपने अपने रिमार्क्स भी दे दिए और नोट भी दे दिए, उससे पता चल गया है कि उनका क्या सॉरी इंटेंशन है। लेकिन अब आप ये देखिए कि अगर ये जो बकिया जो 10 रह जाते हैं, अगर ये इनमें से भी जो 2-3 इधर चले गए तो ये इसका मकसद ये है कि ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ख़राब हो जाएगा। नहीं, वो फुल कोर्ट का ये है ना कि अगर 15 जज भी बैठे हैं तो 15 में 8-7 हो गया तो 8, अगर 8 ने एक तरफ फैसला दे दिया तो 8 का फैसला माना जाएगा। क्योंकि ये जो होता है, एक भी जज जो है अगर उसका वोट जो है या उसका फैसला अगर दूसरे 7 के साथ है, 8-7 का हुआ तो 8 का फैसला जो है वो माना जाएगा। अच्छा, वो ही कानून कहलाएगा और वो ही डिसीजन होगा। बाकी 7 है तो वो अगर मुखालिफ में जाते हैं तो वो फैसले का मतलब डिसीजन का हिस्सा नहीं होगा, वो इख्तिलाफी नोट लिखते हैं। दूसरी एक और, जैसे अब फुल बेंच बना दिया गया तो कोई जज के पास इख्तियार है कि वो उससे एक्सक्यूज कर ले कि मैं वो तो बेंच किसी टाइम भी कर सकता है, वो कर सकता है, वो तो कर सकता है, वो कहे कि मैं नहीं बैठ इसका बेंच का हिस्सा बनना चाह रहा हूँ। फिर वो एक फसाद शुरू हो जाए, वो एक एक मतलब करके निकलना शुरू हो जाए। निकल जाए फिर क्या किया जा सकता है? अगर वो एक जज है वो नहीं बैठ उसमें बैठना चाह आपके रहा पास कानून में ऐसा कुछ नहीं है कि जो बेंच बना दे चीफ जस्टिस, उसमें से अगर आप निकल रहे हैं तो उसके लिए भी आपको कोई ऐसी वो देनी पड़ेगी, एक्सक्यूज देना पड़ेगा जो काबिल कबूल हो, वरना ये कि वो काबिल मतलब वो एक्सक्यूज यही होता है कि भाई मेरे पे एतराज़ कर रही है मुखालिफ पार्टी, जैसे कोई किसी मतलब पीडीएम कर रही है, या जिस तरह 2 फ्रीकैन हैं तो अगर उसमें से एक फ्रीक जो है जज पे आदम एतमाद का जैसे इजहार कर देता है कि भाई हमें जो है थोड़े रिजर्वेशन है इन जज साहब पे, तो वो जज साहब फिर खुद ही अपने आप को रिक्यूज़ कर लेते हैं, उसमें से बेंच में से हिस्सा नहीं बनते, निकल जाते हैं। अच्छा नासिर भाई, ये आप इसके बारे में आपका क्या राय है कि जब भी नून लीग होती है उसके खिलाफ फैसला कोई आ रहा होता है तो वो जो है वो अपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। पहले भी इन्होंने यही किया था जब जस्टिस सज्जाद हुसैन शाह को निकलवाया था, तो उन्होंने यही किया था कि बलूचिस्तान कोर्ट से, हाई कोर्ट से और पख्तूनख्वा हाई कोर्ट से, दोनों से उनके खिलाफ वर्डिक्ट दिलवा दिए थे और फिर उनको जाना पड़ गया था। तो ये लोग ये जब हारने लगते हैं फिर ऊपर से उन्होंने उस पर हमला भी कर दिया था। तो ये ऐसा तो नहीं है कि अब ये पीर के दिन यहाँ मजीद हमला भी कर दें कोर्ट के ऊपर? अब जैसे जो है ना जस्टिस सज्जाद अली शाह का केस, अब वो मीडिया में भी जो है ना मुकम्मल रिपोर्ट नहीं होता, उसके जो है ना जो मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं, डीमेरिट्स का ज़्यादा होता है, मेरिट्स का मतलब जो है ना तस्करा बहुत कम होता है। क्योंकि उस वक्त जो है ना 13 जज थे सुप्रीम कोर्ट में 1997 में, और सज्जाद अली शाह साहब जो है वो अकेले खड़े थे और 12 जो जजेस थे वो उनके अपोजिट साइड पे थे। तो उस टाइम तो जो मीडिया था सब यही कह रहे थे कि ये जुडिशल मार्शल लॉ लगाना चाह रहे हैं, हाँ, कू करना चाह रहे हैं, जुडिशल कू, हाँ। और उस वक्त के सदर फारूक लोहारी के साथ मिलकर। तो उस तरह उस वक्त जो सेकंड सीनियर मोस्ट है वो सईदुल सिद्दीकी साहब थे, जी, तो उन्होंने, और जो बाकी 12 जजेस थे, जब वो सज्जाद अली शाह रुकने पे ना आए तो वो छुट्टी वाले दिन भी जो है ऑफिस खुलवा लेते थे और वो नोटिस बना के और वो तमाम इदारों को भेज देते थे, हफ्ते इतवार को भी, और रात को 8 बजे भी ऑफिस खुलवा रहे थे, खुद ही आ जाते थे, खुद ही बैठ जाते थे। तो जब वो हद से ज़्यादा बढ़ गए तो फिर 12 जजेस ने उनको कहा कि आप जी इस सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं, उन्होंने खुद फैसला दिया, तो वो सुप्रीम इस तरह उनको एक तरह का निकाला गया। उसके बाद जस्टिस सईदुल सिद्दीकी ने एक किताब भी लिखी थी जिसमें उन्होंने आधे से ज़्यादा तस्करा अपनी किताब में, वो उनकी एक बायोग्राफी थी, तो आधे से ज़्यादा तस्करा जो है ना जस्टिस सज्जाद अली शाह के बारे में किया था कि वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के मालिक बन गए थे और किस तरीके से जुडिशल क्यू करना चाह रहे थे और वज़ीर आज़म बनना चाह रहे थे, अच्छा, फारूक लोहारी के साथ मिलकर। लेकिन वो मीडिया में सईदुल सिद्दीकी को हम लोग कोट ही नहीं कर, मीडिया कोट ही नहीं करता,
उनकी वो किताब का हवाला भी नहीं देता और सही फैक्ट जो है वो आम के सामने रखता नहीं है। वल्लाह आलम क्या मीडिया की कमज़ोरी है या क्या मजबूरी है, रेटिंग की मजबूरी है, या वो हमारा मीडिया चाहता है कि कुछ आग भड़कती रहे तो उसमें जो है वो कोई उनका रेटिंग का सिलसिला चलता है। मतलब क्या आप समझते हैं कि जो 77 में हुआ था, 97 में हुआ था, तो वही तारीख तो नहीं दोहराई जाएगी पीर अब के दिन? तारीख दरअसल तारीख खुद ही दोहरा रही है ना अपने आप को। अब ये जस्टिस साहब जो हैं मौजूदा चीफ जस्टिस अगर फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट के साथ जो है ये फैसले जो भी इससे पहले जो है 63 का एक का फैसला हुआ था कुछ महीने पहले 7-8 के, जिसमें वो जो पंजाब असम्बली नाइली का वो सिलसिला हुआ कि भाई वोट भी नहीं देंगे कौमी असम्बली में और जिसका ये होगा, उस वक्त भी अगर वो फुल कोर्ट बना लेते तो ये मसला इस तरफ 1997 की तरफ ना जाता। अब जो है अब जजेस हजरात खुद मतलब 97 की तरफ जाना चाहें, अब उनको रोक रहे हैं, पूरी कौम भी रोक रही है कि भाई आप ना जाएं, आप वो फुल कोर्ट बना दें और 97 की तरफ ना जाएं। अब अगर 3 जज बसित हो जाएं कि हमने 97 की तरफ ही जाना है और हमने सज्जाद अली शाह की जो तारीख है वही दोहरानी है, तो फिर इसमें फिर 22 करोड़ आवाम भी एक दूसरी तरफ खड़ी है, तो वो फिर क्या करेगी। अभी जो है अभी इसमें भी जो है एक सिलसिला है कि भाई आइन का 90 रोज़ में लिखा गया है कि भाई 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे, लेकिन आइन के अंदर ही 254 की एक शर्त भी है। 254 में लिखा है कि अगर सुप्रीम आइन के दिए गए टाइम लिमिट में अगर एक कोई काम है वो मुकम्मल नहीं होता तो उस टाइम पीरियड को अब बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, लेकिन उसमें लिमिट नहीं लिखी हुई कि हफ्ता बढ़ाएं, 10 बढ़ाएं या महीना बढ़ाएं, 3 महीने बढ़ाएं, 6 महीने बढ़ाएं। वो उसका मकसद है कि सिचुएशन के मुताबिक देखा जाए। तो अभी इस वक्त वो है ज़लज़ला हो गया, उसमें तो खुदा न खास्ता ज़लज़ला, तूफ़ान, ये जंग, इमरजेंसी वगैरह, तो अभी जो मैशत की बुरी हालत है और जिस तरह असम्बलियाँ बहुत मुख्तसर 6 महीने के 7-8 महीने पहले तोड़ दी गई हैं, तो ये भी सिचुएशन एक तरह की इमरजेंसी टाइप ही है। जी जी, मैशत भी एक बहुत बड़ा मतलब बुरी मैशत होना ये बहुत बड़ा एक आज़ादी है और ये एक बहुत बड़ा तूफान क्राइसिस है, क्राइसिस है। क्राइसिस है। तो अब ये है कि अगर वो 90 डेज लिखा है तो 254 भी एक आइन का हिस्सा है। अच्छा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। नहीं नासिर भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब आपने जैसे बताया कि अब कल देखें कि क्या तारीख दोहराई जाती है नहीं दोहराई जाती, तो इसके लिए मुझे अब सिर्फ अब आपसे एक बात पूछनी थी, वो ये कि अगर ये एक फ़ैसला दे देते हैं और इसको तस्लीम नहीं किया जाता है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है कि वो फ़ौज को तलब कर सकें? चीफ जस्टिस के पास इख्तियार तो है फ़ौज को तलब करने का और किसी भी महकमे के सरबराह को तलब करने का, लेकिन यहाँ पर अब सिचुएशन जो है थोड़ी दूसरी तरह की जो है वो पैदा हो गई है कि जो दूसरे जजेस हैं उन्होंने भी इख्तलाफी नोट भी दिए हुए हैं और जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं उन्होंने इस जो बेंच है इस बेंच को उन्होंने नल एंड वाइट करार दे दिया हुआ। अच्छा, कि ये जो उन्होंने कहा कि जो फैसला है फर्स्ट मार्च जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था ये फैसला 4-3 से हुआ है, तो लिहाजा ये जो बेंच है ये एक तरह का डिज़ोल्व है। तो जस्टिस फाइज ईसा का और जो है उन्होंने और जो एक और जज थे अमीनुद्दीन खान, उनका 2 रुकनी बेंच का ये फैसला ऑलरेडी आ चुका है कि 3 रुकनी बेंच था जिसमें एक ने एक वो उनके इख्तलाफी नोट था और 2 ने हक में दिया था कि और उसमें यह था कि जितने भी सोमोटो लिए गए हैं वो तमाम के तमाम नल एंड वाइट हो गए हैं, तो उनके नज़दीक इस बेंच की कोई हैसियत नहीं है। अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई तो फिर वही जाएगा, फिर 97 में जाना पड़ जाएगा कि जैसे 97 में हुआ था कि 13 में से 12 जजों ने जस्टिस सज्जाद अली शाह को डिक्लेयर कर दिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं है। अच्छा, तो अगर ये अदालत अदलिया खुद इस तरह नहीं करती, क्योंकि जिस तरह अगर वो सेम पैटर्न पे नहीं जाती 97 वाले पे, तो फिर ये है कि वफाकी हुकूमत जो है फिर इनके खिलाफ जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अदम एतमाद का इज़हार करेगी और सदर को रेफरेंस भेज देगी। तो अगर इनके रेफरेंस चला गया तो फिर भी ये तीनों जज जो हैं कोई फैसला नहीं कर सकते, ना कोई केस सुन सकेंगे जब तक के वहाँ से डिसाइड नहीं हो जाता। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने हमें बड़ी अच्छी मालूमात दी। नाज़रीन, आपने देखा कि कानूनी तौर पे नासिर साहब ने आपको बताया कि क्या क्या ऑप्शंस हैं और पीर के दिन क्या कुछ हो सकता है। तो अब देखना यह है कि पीर की सुबह नया सूरज तुलू होता है तो वो क्या अपने साथ हंगामा खेजी लाता है, क्योंकि उधर तहरीक इंसाफ वालों ने भी बिल्कुल अपने आप को अलर्ट कर दिया है और सबको कॉल दे दी है कि किसी किस्म की भी कोई अगर हंगामा आ रहा है या किसी किस्म का कुछ हुआ तो वो भी, तो अल्लाह बस रहम करे। मेरी दुआ ये है
कि पीर का सूरज जो है अमन अमान और शांति का सूरज हो। इफ्तिखार सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। MIM न्यूज़ कराची। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।